गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रश्मि संत, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहार रायबरेली से। आज का टॉपिक है मुगल कारखाना। वैसे तो कारखाना का शाब्दिक अर्थ होता है वह स्थान जहां सामान्यतः जनसाधारण के प्रयोग के लिए कार्यशालाएं स्थित हो, परंतु मध्य युग में इस शब्द का अर्थ इतिहासकारों द्वारा व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इनके अनुसार कारखाना के अंतर्गत कार्यशालाओं के अतिरिक्त अन्य चीजें भी सम्मिलित थीं, जैसे कि भंडार, शाही दरबार, सुल्तान की निजी सेवाएं एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि। इसके अंतर्गत मोती और हीरे जवाहरात से लेकर तलवारों, तेगों, तोप बंदूकों और भारी गोली बारूद तक की खरीद फरोख्त और रख रखाव इसी विभाग की जिम्मेदारी थी। कारखानों की भूमिका न केवल घरेलू अपितु साम्राज्य के सैन्य एवं वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त राज्य की औद्योगिक प्रगति को भी ये प्रभावित करते थे। ये कारखाने साम्राज्य के प्रमुख शहरों में लगाए गए थे। अबुल फजल लिखता है कि शहंशाह तरह तरह की चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। कुशल विशेषज्ञों और कारीगरों को देश में बसाया गया है ताकि वे लोगों को उत्पादन के सुधरे हुए तरीके सिखा सकें। लाहौर, आगरा, फतेहपुर, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित शाही कार्यशालाएं कारीगरों के अनेक अनुपम नमूने बनाती हैं। कारीगरों की अच्छी देखभाल की जाती है और इस कारण यहाँ के चतुर कारीगर शीघ्र ही अपने काम में कुशल हो गए हैं। शाही कार्यशालाएं वे सब वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं जो दूसरे देशों में बनाई जाती हैं। बढ़िया वस्तुओं के प्रति रुचि आम हो गई है और दावतों के समय प्रयुक्त वस्त्रों का तो वर्णन करना कठिन है। अकबर अपने कारखानों एवं उनमें विभिन्न देशों के कारीगरों को भर्ती करने में और स्थानीय लोगों को कला में प्रशिक्षित करने में रुचि लेता था। जहांगीर के समय हाथी दांत की बनी एक विशेष छुरी का उदाहरण मिलता है और इसी प्रकार शाहजहां के काल में कश्मीर और लाहौर का कालीन उद्योग श्रेष्ठता की ऊंचाइयों पर पहुंचा। दक्षिण में अपने उपराजत्व काल में औरंगजेब निरंतर इस प्रयास में रहता था कि मुसलिपुट्टम के कुशल कपड़ा छपाई करने वालों को दिल्ली या आगरा लाकर सरकारी कारखानों में कार्य करने के लिए राजी किया जा सके। इसके लिए उन्हें लगभग बाध्य किया जाता था। 17वीं शती के अंत में फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर मुगल राजधानी आया था और उसने इन कारखानों में काम होते देखा था। वह लिखता है कि गढ़ी के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े कमरे देखे जा सकते हैं जिन्हें कारखाने या कारीगरों की कर्मशालाएं कहा जाता है। किसी एक कमरे में एक उस्ताद की निगरानी में कारीगर कशीदाकारी करने में लगे रहते हैं, तो दूसरे कमरे में स्वर्णकार, तो तीसरे में चित्रकार, चौथे में लाख की पॉलिश करने वाले, पांचवें में जड़िए, दर्जी, मोची, छठे में रेशम बनाने और कलावात का काम करने वाले अर्थात ऐसी बारीक मलमल बनाने वाले जिससे जरीदार पगड़ियां और कमरबंद बनाए जाते हैं। स्त्रियों के ऐसे पजामे बनाने वाले जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। कारीगर हर रोज सुबह अपनी अपनी कर्मशालाओं में आते हैं और सारा दिन वहां काम करते हैं। शाम को अपने घर लौट जाते हैं। ये कारखाने यद्यपि बड़े पैमाने के उद्योगों के ढर्रे पर ही चलाए जाते थे, ये कारखाने बादशाहों की रुचियों एवं पसंद और सरकारी आवश्यकताओं पर ही निर्भर थे। इसका निश्चित परिणाम यह हुआ कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ इन कारखानों का भी पतन हो गया, लेकिन पतन के बावजूद कारीगरी बची रही और चलती रही। ये कारखाने किस प्रकार कार्य करते थे, इसकी जानकारी हमें उन विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है जो मुगल दरबार में आते थे। अकबर के समय कारखानों के संबंध में दीवाने बयूतात बहुत महत्वपूर्ण था। आगे चलकर इसी को इस विभाग के सारे दायित्व सौंप दिए गए थे और इसे मीरे सामान कहा जाने लगा। उस समय इस विभाग के मुख्य अधिकारी कई सारे थे, जिसमें सबसे पहला नाम मीरे सामान, जैसा कि हमने बताया, ये बाद में मुख्य अधिकारी बन गया। ये विभाग को सुचारू रूप से चलाने और निगरानी का कार्य करता था। दूसरे नंबर पर दीवाने बयूतात, ये विभाग का वित्तीय दायित्व संभालता था। तीसरा मुशरिफ ए कुल ओ जुज, ये लेखपाल था। इसके अधीन विभाग की प्रत्येक शाखा में एक लेखपाल मुशरिफ होता था। चौथा दरोगा,
प्रत्येक शाखा में एक दरोगा की नियुक्ति होती थी जो कारखाने में कारीगरों को प्रतिदिन काम बांटता और कच्चा माल उपलब्ध कराता था। 5वां, तहसीलदार। ये आवश्यक माल और रोकड़ का प्रभारी होता था और ये प्रत्येक शाखा में इसकी नियुक्ति की जाती थी। 6 नंबर पे है मुस्तौफी। कारखानों के लेखा परीक्षण का कर दीवान के समक्ष प्रस्तुत करता था और अंत में मीरे सामान की मुहर लगवाता था। नेक्स्ट है दरोगा ए कचहरी। इसका कार्य कार्यालय की सामान्य देखरेख का होता था। और लास्ट में नजीर विभागीय दीवान से नीचे का पद होता था जिसका कार्य पुनरीक्षण अधिकारी का होता था। शाही कर्मशालाओं में उत्पादन की श्रेष्ठता के मानक स्थापित होते थे। सोने और चांदी के काम, तांबे के पात्र बनाने, कपड़ा और कालीन उद्योगों, लुगदी और हाथी दांत के काम में जो मानक मुगल काल में स्थापित हुए उनकी मिसाल नहीं मिलती। इनमें से कुछ शिल्प समाप्त हो गए। ढाका की पारदर्शी मलमल और कश्मीर के हल्के फुल्के शॉलों को बनाने का रहस्य सदा के लिए लुप्त हो गया। विदेशी शासन के समय प्रोत्साहन देने वाला कोई न रहा। बाहर से आने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा ने परंपराओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।